नमस्कार। जीवन में स्टैंडर्ड्स यानी मानकों का होना बेहद जरूरी है और ये स्टैंडर्ड्स ही तय करते हैं कि हमारा जीवन कितना बेहतर और गुणवत्तापूर्ण होगा। ये हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला भी है और इन स्टैंडर्ड्स को तय करता है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS। इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि BIS किस तरह से काम करता है, आम लोगों को इससे क्या फायदा है और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। आइए सबसे पहले देखते हैं BIS से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत की प्रगति में गुणवत्ता और मानकीकरण की अहम भूमिका रही है। ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में जब औद्योगिक ढांचा खड़ा करने की चुनौती देश के सामने थी, तभी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने एक ऐसे संगठन का विचार रखा जो राष्ट्रीय मानक तैयार करे। 3 सितंबर 1946 को भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई और 6 जनवरी 1947 को यह अस्तित्व में आया। आम उपभोक्ताओं तक मानकीकरण का लाभ पहुंचाने के लिए 1952 में प्रमाणन मोहर अधिनियम के तहत प्रमाणन योजना शुरू हुई। यही ISI मोहर आगे चलकर गुणवत्ता की पहचान बनी। 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS अस्तित्व में आया, जिसने मानकीकरण और उपभोक्ता संरक्षण को नया आयाम दिया। आज BIS के पास मानक निर्धारण, उत्पादन प्रमाणन, अनिवार्य पंजीकरण, विदेशी निर्माता प्रमाणन, हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला सेवाएं, उपभोक्ता जागरूकता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण जैसी अनगिनत योजनाएं हैं। BIS देहरादून कार्यालय भी इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के उद्योगों, संस्थानों और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के प्रति सजग करने के लिए यहाँ प्रशिक्षण, निरीक्षण, जागरूकता अभियान और विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये थी एक झलक भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की कार्यप्रणाली और उसके व्यापक योगदान की। अब विस्तार से समझेंगे कि BIS किस तरह से काम करता है, आम लोगों को इससे क्या फायदा है और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BIS देहरादून के निदेशक हेमंत B आडे। हेमंत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मैं हेमंत B आडे, भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय से हूँ और निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ISI मार्क प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन करना, यानी ISI मार्क देना और हॉल मार्किंग करना। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में CRS मार्किंग, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मार्किंग, ये हम प्रोडक्ट्स पर सर्टिफिकेशन करते हैं। जी बिल्कुल, इन सब पर ही हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हम संस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो किस तरह से काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों मानकों को तय करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी, जब देश आज़ाद होने वाला था। तो देश आज़ाद होने के पहले हमारे जो लीडर्स थे हमारे, जो उन्होंने देखा कि जब हम प्रगति करना चाहते हैं तो उसमें मानकों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से, ये BIS का पहला नाम था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद में फिर उसकी स्थापना की गई। और फिर धीरे धीरे शुरू में जो कार्य था वो मानकों का, यानी मानकों का निर्माण था, यानी स्टैंडर्ड फार्मूलेशन था। उसके बाद में फिर सर्टिफिकेशन में BIS ने शुरू किया, यानी ISI ने शुरू किया। और फिर 1987 में पार्लियामेंट ने BIS एक्ट 1987 पास किया। तो उसके बाद में भारतीय ISI का मार्क बदल के भारतीय मानक ब्यूरो हो गया, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गया। तो उसमें हमें जो कानूनी जो यानी प्रोटेक्शन मिला और जो भी हमें कानूनी रूप से हमारे कार्यों को बढ़ाने के लिए मदद मिल सकती थी, वो BIS एक्ट के द्वारा हमें मिला।
जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम मानकों की बात कर रहे थे कि हमारा जीवन बहुत तमाम तरह की वस्तुएं हमें चाहिए होती हैं हमारे जीवन में, और जब हम बाज़ार जाते हैं तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि ISI मार्क होना चाहिए, या अगर आभूषण है तो हॉलमार्क्स होना चाहिए। इन प्रतीकों के बारे में बताइए और क्यों एक उपभोक्ता को ध्यान देना चाहिए कि वो इन मानकों पर आधारित प्रोडक्ट्स ही खरीदे। ISI मार्क का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जांचा और परखा गया है, उसके बाद में वो मार्केट में आया है। सिमिलरली अगर BIS हॉलमार्क है तो BIS हॉलमार्क करके ही वो गहना मार्केट में आया है। तो इसका मतलब कि उसमें जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो उसने फुलफिल कर लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेलमेट है या प्रेशर कुकर है तो ISI मार्क वो हेलमेट और प्रेशर कुकर डायरेक्टली हमारी सुरक्षा से संबंधित है। अगर उसमें ISI यानी क्वालिटी नहीं रहेगी तो उसके विपरीत परिणाम होंगे। तो ISI मार्क का मतलब कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई उसने किया है, वो टेस्टिंग होके आया है। तो हमारे जो ग्राहक हैं उनको जब भी वो खरीदना मार्केट में जाए तो पहले ISI मार्क या हॉलमार्क देख के ही प्रोडक्ट या गहना खरीदें। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मार्क हैं उस प्रोडक्ट पे, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। एक तमाम जो ऐसे कसौटी हैं जिन पर वो प्रोडक्ट सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ये भी आती है कि जब हम बाज़ार में जाते हैं और हमारे पास, जैसे आपने हेलमेट का एग्जाम्पल दिया, तो हम अगर हेलमेट के उदाहरण से ही बात करें तो कई तरह के हेलमेट मौजूद हैं, और कोई कम पैसे में है, कोई ज़्यादा पैसे में है। तो एक व्यक्ति अपने बजट को भी देखता है। क्यों उसे ISI मार्क वाला प्रोडक्ट अगर या वो हेलमेट खरीदता है और उसे कुछ ज़्यादा पैसे भी देने पड़ जाते हैं, लेकिन वो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो वो ज़्यादा सुरक्षित है। और ये जो बिना किसी चिन्ह वाले जो प्रोडक्ट हैं ये मार्केट में अगर बने हुए हैं तो क्या ये ठीक है, इनका होना चाहिए, या यहाँ पर कोई कंट्रोल भी है? कंट्रोल है, क्योंकि जो हमारे भारत सरकार है उन्होंने दो यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा ये जो हेलमेट है उसको मैंडेटरी किया है, यानी उसका अनिवार्य किया है कि अगर ये हेलमेट को बनाना है किसी मैन्युफैक्चरर को तो उसको ISI में मार्क लेना ज़रूरी है। तो बाज़ार में कभी भी जाए तो ISI मार्क वाला ही हेलमेट ले और उसका उपयोग करे। और उसके अलावा हेलमेट के अलावा जो भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे प्रेशर कुकर है या इवन हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, तो वो भी हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसमें वो कवर्ड है। तो ग्राहक को हमेशा ISI मार्क वाला लेकर ही उसमें आप प्राइस पे न जाए, क्योंकि हमें जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका जो भी इंटेंडेड यूज़ है वो उस पर फुलफिल होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो अपनी क्वालिटी पे खरा उतरेगा। अगर हम सस्ता लेने जाएंगे विदाउट ISI मार्क, अगर वो कंपलसरी है लेने जाएंगे तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो लो क्वालिटी का होगा। और अगर हम हेलमेट की बात करें तो उसका मेन काम है कि जो भी राइडर है उसको प्रोटेक्शन देना है उसका। अगर लो क्वालिटी का रहेगा तो जो प्रोटेक्शन उसकी पूरी लाइफ से जुड़ा हुआ है वो प्रोटेक्शन उसको मिल नहीं पाएगा, वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति के। तो इसलिए अगर वहाँ पर कुछ पैसे ज़्यादा भी लगें तो भी हमें बेहतर उत्पाद लेना चाहिए, बेहतर वस्तु खरीदना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो अगर लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिना किसी मार्क के लेकिन बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब वो नहीं होने चाहिए, वहाँ पर एक नियंत्रण की ज़रूरत है। हाँ, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जहाँ पर ये उत्पाद बनते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक्शन लेते हैं, और अगर वो बना रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कवर्ड है वो, तो उनके अगेंस्ट में हम लोग रेट करके फिर लीगल एक्शन वगैरह होता है। तो वो प्रक्रिया अलग से पैरेलली शुरू रहती है। लेकिन एज ए जागरूक ग्राहक का ये एक अनिवार्य कर्तव्य है कि वो ISI मार्क वाला ही हेलमेट ले, उपयोग करें। बिल्कुल। और अभी आपने कहा कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, तो वो कितनी संख्या होगी? और वो किस तरह की वस्तुएं हैं जहां पर ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है? मैंडेटरी सर्टिफिकेशन भी भारत सरकार ने कुछ 600 के ऊपर, यानी 600 से अधिक
प्रोडक्ट्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर लाया गया। उसमें जैसे सीमेंट हो गया, फिर ये TMT बार सरिया हो गया, फिर आप घर में MCB RCCB, फिर इलेक्ट्रिक वायर हो गया, फिर घर में आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर है, इवन एयर कंडीशनर है वो भी मैंडेटरी है। फिर आप 4 व्हीलर के जो टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो कंपलसरी है। इवन आपके जो शूज़ हैं, चप्पल है, वो कंपलसरी में है। तो ये गवर्नमेंट का है, यानी भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो ग्राहक है उसको क्वालिटी का वस्तुएं मिले सुरक्षा की दृष्टि से, और यानी उसकी उपयोगिता की दृष्टि से, उसकी लॉन्जिविटी ड्यूरेबिलिटी की वस्तु से। और अगर कहीं से हमको इंपोर्ट आ रहा है तो वो भी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट ही हमारे भारत में आए, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आए नहीं। तो इस उद्देश्य से सरकार इस पे काम करती रहती है। तो 600 के ऊपर प्रोडक्ट्स है जो मैंडेटरी हैं, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारी सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सुरक्षा से, फिर अपने जो इन्वायरमेंट है, फिर जो प्राणी हैं उनकी सुरक्षा, फिर एफिशिएंसी है, और तो इन बातों को अगर और मास कंजम्पशन होता है तो फिर उसको कंपलसरी लिस्ट में लाया जाता है। और कुल कितने प्रोडक्ट्स हैं जो BIS के तहत आते हैं, जिन्हें BIS द्वारा सर्टिफाइड किया गया है? तो इसका लिस्ट 600 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। कुछ 600 प्लस है जी। तो वो कंपलसरी अनिवार्य किए गए हैं उनका प्रोडक्शन जी। और जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि अब हम बाजार में तो जाते ही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और जो हमारा अगर हम कहें तो हमारे फ़ोन पर ही एक पूरा बाजार मौजूद है और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और अभी आपने कहा कि हम निर्यात को लेकर भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इनके बीच में किस तरह से तालमेल है? तो अगर कोई प्रोडक्ट बाहर की कंट्री में बन रहा है तो अगर वो कंट्री को इंडिया में एक्सपोर्ट करना है तो उनको भी जैसे ISI मार्क, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है। तो CRS मार्क जो आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, फिर प्रिंटर हो गया, फिर अपने जो TV है 32 इंच एंड अबो, इस तरह के कुछ 80-90 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर लाया गया है। तो इसके अधिकतर मैन्युफैक्चरर विदेशों में हैं, तो उनको BIS में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है, फिर उनको वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो वो एक्सपोर्ट, जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो मार्क के साथ में ही करना पड़ता है। दूसरा जो इवन हमारे जो प्रोडक्ट्स है जैसे सीमेंट हो गया या MCB RCCB हो गया, तो ये देश में अनिवार्य यानी कंपलसरी है, यानी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है। तो उनको भी फॉरेन में अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है तो उनको भी वहाँ पर ISI मार्क लेना पड़ता है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उनको उनके देश में जाकर उनको लाइसेंस देता है, और वो फिर सारा निर्यात इंडिया में ISI मार्क लगा हुआ ही करते हैं। जहाँ तक स्टैंडर्ड की बात है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड है, एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टैंडर्ड है, जैसे हमारा स्विच का है, सॉकेट का है, जो 3854 इंडियन स्टैंडर्ड है, तो वो एट पार IEC करके, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, IEC एक संस्था है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्टैंडर्ड्स बनाती है, तो उसके एट पार है। सिमिलरली MCB है, RCCB है, वो भी एट पार IEC है। यानी हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो अगर फॉरेन में भी बना है तो उसके एट क्वालिटी में, सेफ्टी में तो जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय मानक और जो देश में मानक है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। हाँ। और चाहे हम आयात कर रहे हों, चाहे हम निर्यात कर रहे हों, तो वो उन मानकों का पालन करना एक तरह से ज़रूरी ही होगा। बिल्कुल। तो यहाँ मैं एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि आयात के लिए अगर कोई कंट्री भारत में भेज रहा है तो भारत के जो नियम है, ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, उसको उनको फॉलो करना है। यानी ISI अगर सरकार ने कंपलसरी किया है तो उनको अपने देश में लाइसेंस देना है। अभी भारत ने यानी BIS ने काफ़ी देशों में लाइसेंस दिए हैं, तो उसमें आप जैसे वियतनाम हो गया, फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया हो गया, फिर इवन जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, फिर साउथ कोरिया हो गया, इवन आप USA में भी, UK में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इटली वगैरह में, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं और उनको अगर देश के साथ में व्यापार करना है और वो ISI मार्क के अंतर्गत है तो उनको लाइसेंस लेना जरूरी है, और उसके बाद ही वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपना बिजनेस
कर पाएंगे। और क्या ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी ISI या जो BIS के तहत सर्टिफिकेशन के दायरे में नहीं आते हैं, और क्या ऐसी ये जो लिस्ट है जो सर्टिफिकेशन दायरे में आती है ये भी बढ़ती है, इसमें हाँ, भी हाँ, और प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं? हाँ, इसमें जो ये लिस्ट हमेशा बढ़ ही रही है आगे जी। क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री में अलग अलग मिनिस्ट्रीज पे काम करते हैं, जैसे स्टील मिनिस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया, फिर DIPPT करके है, फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गया। तो ये अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भारत ने BIS के साथ कंसल्ट करके निकालती रहती है। तो ये लिस्ट हमेशा बढ़ती ही रहती है और अभी भी बहुत सारे प्रपोजल उनके पास में रहते हैं कि ये प्रोडक्ट को कंपलसरी करना है, और फिर तो वो हमेशा ऑर्डर इशू करते हैं। ऑर्डर इशू करने के बाद में उसको एक समय सीमा भी देते हैं कि भाई ऑर्डर इशू किया है तो इसको हम 6 महीने, अगर लार्ज स्केल है तो 6 महीने, फिर अगर स्मॉल है से 9 महीने, और फिर अगर माइक्रो स्केल है तो फिर 12 महीने। इस तरह का उनको एक समय सीमा दी जाती है कि इस समय सीमा के अंदर आप कंप्लायंस स्टार्ट करना शुरू कर दो, ISI मार्क वगैरह लेना शुरू कर दो। वो जो स्टार्टअप्स हैं, वो जो हाँ, उद्यमी हैं, हाँ, या जो छोटे बड़े उद्यमी हैं, उनको ये फिर सूचना दी जाती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपको कंप्लायंस जो मानक है उनके आधार पर करना होगा। बिल्कुल। तो यानी ये इंफॉर्मेशन तो हमारे वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है, प्लस हम लोग कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। उस प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये यानी प्रोडक्ट कंपलसरी होने जा रहा है, हो गया है, और उसके बाद में हम लोग इंडस्ट्री का हैंड होल्डिंग भी करते हैं। उनको बताते हैं कि लाइसेंस किस तरह से लिया जाता है, और वो भी लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी काफ़ी शीतलीकरण और यानी इंडस्ट्री यानी उनके ज़्यादा कंप्लायंस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से कर दी गई है ताकि वो इजीली लाइसेंस ले सके। इवन टेस्टिंग का भी काफ़ी हमने रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि बाहर की टेस्टिंग का भी वो लोग यूज़ कर सकते। तो मेन मतलब है, मेन उद्देश्य है कि वो गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाए और मार्केट में गुणवत्ता वाली वस्तुएं सप्लाई करे। तो ये वॉलंटरी के लिए भी है। और लेकिन इसकी प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा बताएं ताकि अगर कोई छोटे उद्यमी हो या जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या इस पर काम कर रहे हो तो कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराएंगे, इसकी प्रोसेस क्या है? तो इसमें जैसे आपने अभी स्टार्टअप का जिक्र किया, तो स्टार्टअप के लिए क्या होता है कि वो कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स तो उस समय नहीं हो सकते कि नहीं हो। तो अगर वो हमसे यानी BIS के पास में आए तो अपना वो प्रपोजल अगर देता है, कोई नया ही एकदम प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्योंकि सबसे पहले सर्टिफिकेशन करने के लिए मानक बनना जरूरी है। मानक एक बार तैयार हो जाएगा उसके बाद में फिर सर्टिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टअप वाले आकर स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो उसको डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो BIS के साथ मिलकर के कैसा स्टैंडर्ड तय किया जा सकता है? बिल्कुल जी। तो फिर उसके बाद में अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका किसी को लाइसेंस देना है, सर्टिफिकेशन है, तो हम लोग इंडस्ट्री को वो हमारे पास आएगा कि समझेगा कि भाई लाइसेंस किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले कि उसके पास इंडस्ट्री होना जरूरी है जहाँ पर वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहता है। और मैन्युफैक्चर तो हमारे पास आने के बाद में हम उसको समझाते हैं कि भाई आपको पहले ये रिक्वायरमेंट है, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, फिर वो आप उसका प्रोडक्ट उसको बाहर के लैब में जो BIS ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है वहाँ से उसको टेस्ट करवाना पड़ता है। टेस्ट करने के बाद में फिर हमारा पोर्टल है ManakOnline.in, वहाँ पर वो अप्लाई करता है, अपना इन्फॉर्मेशन देता है कि वो MSME इंडस्ट्री है। MSME को हमने सहूलत दी हुई है उनके मार्किंग फ़ी के में, जैसे मार्किंग फ़ी में 80% हमने उसको सहूलत दी है कि अगर 100 रुपये मार्किंग फ़ी है तो 80 रुपये उसको नहीं देना है, केवल 20 रुपये ही देना है। तो एक तरह से सब्सिडी दी हुई है। और उसके बाद में फिर उसको टेस्टिंग का भी हमने ज़्यादा बोझा नहीं दिया हुआ है। टेस्टिंग वो बाहर की लेबोरेटरी से जो BIS रिकॉग्नाइज है वहाँ से करवा सकता है, अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर सकता है। और उसके बाद में लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट भेज रहा है उसको वो गुणवत्ता उसको यानी इंश्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में भेजे वो क्वालिटी के हिसाब से रहे। फिर हम लोग उसको मार्केट से सैंपल ड्रॉ करते हैं और ड्रा करने के बाद में उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और टेस्टिंग में अगर फेल होता है तो फिर वो मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट में फेल हुआ, आपको इसका क्वालिटी इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से वो प्रक्रिया चालू रहती है, क्योंकि एक बार लाइसेंस ले लिया लेकिन मार्केट में जो हमारा ध्येय कि जो उपभोक्ता है उसको गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिले, तो उसको हम लोग
रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि जो भी वस्तुएं मार्केट में जा रही हैं वो गुणवत्ता वाली है कि नहीं, तो उसका टेस्टिंग वगैरह भी रेगुलरली होता रहता है और फीडबैक लाइसेंसिंग यानी मैन्युफैक्चरर के साथ में साझा किया जाता है जी। और मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता ने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए कोई शैम्पू खरीदा या चाय खरीदा, कुछ भी खरीदा और उस पर मार्क भी था, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि ये ठीक वस्तु नहीं खरीदी उसने, तो वो इसके क्या शिकायत कर सकता है? क्या इसकी भी कोई व्यवस्था है? हाँ, इसकी भी व्यवस्था है कि हमारा एक तो BIS केयर ऐप है और ये BIS केयर ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन है कि BIS प्रोडक्ट के बारे में, अगर कोई वस्तुएं खरीद के लाता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है या गीज़र है या एयर कंडीशनर है, तो अगर किसी भी वस्तु में कुछ परेशानी आ रही, कुछ क्वालिटी नहीं दे रही है, तो सबसे पहले खरीदने के पहले उनको पक्का रसीद लेना आवश्यक है कि उन्होंने पक्का रसीद लेके ख़रीदा हुआ है। अगर उसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम है तो फिर BIS केयर ऐप में वो कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, क्या कंप्लेन है, तो डायरेक्टली हमारे पोर्टल यानी हेडक्वार्टर के पोर्टल पे आता है, फिर वो जिस रीज़न का है वो रीज़न में उसको फॉरवर्ड किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन भी दो प्रकार का होता है, एक तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर चेन्नई में है तो चेन्नई के ऑफिस उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा, और कंज्यूमर बैठा है देहरादून में है तो दूसरा देहरादून ऑफिस वो कंज्यूमर के पास में, भाई आपका क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो उससे समझ के फिर अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम टेक्निकल फिर मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि ये इसका बेसिक प्रॉब्लम है, और फाइनली इसका आउटकम ये होता है कि वो प्रोडक्ट को उसको रिप्लेसमेंट करके मिल जाता है। सिमिलरली हॉलमार्किंग हो गया, तो हॉलमार्किंग में भी जो BIS केयर ऐप में वो हॉलमार्किंग में जो अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है वो अगर BIS केयर ऐप में डाले तो उससे मालूम हो जाता है कि जो भी गहने हम उपभोक्ता खरीद रहा है वो गहना का प्रकार क्या है, उसका फाइनेंस क्या है। फॉर एग्जांपल किसी ने बैंगल खरीदा है और उसमें HUID अल्फा 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है, वो डालने के बाद में उसको जब मैसेज आता है उसके बारे में डिटेल आता है कि भाई ये बैंगल ही है और इसका फाइनेंस 22 कैरेट है, तो वो आश्वस्त हो सकता है कि भाई जो भी उसने खरीदा वैल्यू फॉर मनी है, उसमें कुछ ऐसा कुछ जी, तो जहाँ पर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं जैसे आभूषण हैं, तो अगर वो सेटिस्फाई होना चाहता है तो उसके पास एक ये ऐप है जहाँ पर जाकर जांच की जा सकती है, क्रॉस चेक किया जा सकता है एक तरह से। तो इसके अलावा भी अगर किसी को कंप्लेन है, कंप्लेन यानी जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का तो डायरेक्टली वो BIS केयर है, अगर BIS केयर नहीं तो हमारा फिर ऑनलाइन कंप्लेन भी BIS वेबसाइट पे कर सकते हैं जी। तो, और या फिर नियरेस्ट अगर कोई शाखा कार्यालय है, अगर देहरादून में है तो हमारी शाखा कार्यालय में आके भी कंप्लेन दे सकते हैं। और हॉलमार्किंग का भी ऐसा ही है कि हॉलमार्किंग का जो भी ज्वेलरी खरीदें तो पक्की रसीद ले उसके बाद में अगर किसी कस्टमर को यानी किसी ग्राहक को अगर होता है कि इवन उसको फाइनेंस का भी कभी कभी लगता है कि बराबर फाइनेंस नहीं है, तो हमारे असेइंग सेंटर रहते हैं, असेइंग सेंटर यानी जो हॉलमार्किंग करके देते हैं यानी ज्वेलरी को, तो वहाँ पर कुछ 200-250 रुपये देके उसको रीचेक भी करवा सकता है कि 22 कैरेट है कि रियली 22 लिखा तो है, तो मतलब एक तरीका है कि जिससे हम इसकी जांच करा सकते हैं, परीक्षण करा सकते हैं। और परीक्षण कराने में उसको पता लगा कि भाई 22 कैरेट नहीं, ये तो 18 कैरेट है, तो वो रिपोर्ट लेके वो हमारे पास कंप्लेन भी दे सकता है। कंप्लेन होने के बाद में हम लोग, जैसा मैंने बताया कि जिस ब्रांच में है वहाँ ब्रांच में वो इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे कंप्लेन चेन्नई वाले ने किया है तो चेन्नई वाले, और फिर अगर ज्वेलर यहाँ पर देहरादून में, तो दोनों एंड यानी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में वो रिप्लेसमेंट उसको मिलता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि अगर ये इसमें उपभोक्ता को तो फ़ायदा है क्योंकि उसे एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण चीज़ मिल रही है जिससे उसकी सुरक्षा भी जुड़ी हुई है, उससे सेहत भी जुड़ा हुआ है, और क्या मैन्युफैक्चरर को भी इसमें किस तरह का फ़ायदा है या उन पर आर्थिक दबाव है, ये किस तरह की स्थिति है? नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा ये है कि एक तो वो एक यानी गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मार्केट में देगा जी। तो दूसरा कि भाई जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह होते हैं वहाँ उसको प्राधान्य मिलेगा, ISI मार्क का है जी। और दूसरा कि भाई कि उसके प्रोडक्ट को लेके जो भी ग्राहक है, भारतीय खिलौनों की बात करते हैं बिल्कुल जी, कि तो भारतीय खिलौने का तो जब से भारत सरकार ने इसको कंपलसरी किया है तो इसका क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, प्लस हमारा एक्सपोर्ट
काफ़ी बड़ा बढ़ है। गया है। और इससे जो प्रॉब्लम जैसे केमिकल्स वगैरह जो लो क्वालिटी के केमिकल्स यूज़ होते थे जी। वो होना यानी उसकी यानी उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जी, तो और ये उदाहरण एक हाँ, खूबसूरत उदाहरण है ये बिल्कुल। समझने के लिए कि अगर मैंने कोई खिलौना खरीदा है तो वो मेरे लिए भी, मेरे घर में जो बच्चा है उसके उसके लिए लिए भी। सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल। सुरक्षित है, और उसका अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो उसका मतलब वो उस मैन्युफैक्चरर के लिए भी फायदेमंद मैन्युफैक्चरर के है। उस गुणवत्ता पे उस यानी स्टैंडर्ड पे वो खरा उतर रहा है, ताकि जी। वो यूरोपियन कंट्री में भी जा रहा है, बाहर के देशों में भी उसको बिल्कुल। एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। और एक और चीज़ है, एक इको मार्क है, क्योंकि आजकल जो जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हों, जिससे कार्बन उत्सर्जन जिसमें कम से कम हो, तो इको मार्क्स क्या है और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है BIS के द्वारा? तो इको मार्क अभी तक यानी 1 साल पहले तक हम लोग देते थे। जी। इको मार्क में जैसे अभी बगास आपने सुना होगा, गन्ने का जो शक्कर का यानी जो फैक्ट्री रहता है गन्ना, तो गन्ने का वो बगास निकलता है, तो उससे पार्टिकल बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं। जी। और वो पार्टिकल बोर्ड को हमने लाइसेंस भी दिए हुए हैं। तो यानी जो नेचुरल जो रॉ मटेरियल नेचुरल रूप से रहे और उसका विघटन भी नेचुरल रूप से हो, उस तरह के प्रोडक्ट को इको मार्क जो अपने जिसका रिसाइकल किया जा सके और अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करें। जी। तो अभी तक हम लोग 1 साल पहले तक देते रहते थे, लेकिन अभी ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अच्छा। तो इको मार्क अभी हमारे BIS के स्कोप से अभी BIS के स्कोप में नहीं रहा है वो, तो हमने लाइसेंस दिए हैं और वो चल भी रहे अभी इको मार्क को BIS की तरफ से। और ये जो नए किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे सोलर पर आधारित वस्तुएं आ रही हैं या AI से जुड़ी चीज़ें भी अब बाज़ार में मौजूद हैं, इन्हीं कौन देखता है? क्या BIS यहाँ पर भी हस्तक्षेप करते हैं? हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है वहाँ पर सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, यानी आयुष से लेके आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारे डिपार्टमेंट हैं। तो ये जो नए वाले ही इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में आते हैं, तो हमने AI पे यानी जैसे चार्जिंग अभी स्टेशन है, EV चार्जिंग हो गया, फिर EV बैटरीज वगैरह हो गया, उस पर भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हमने बनाए हुए हैं। जी। और जो नए फील्ड आ रही है उसमें भी डेवलपमेंट शुरू ही रहता है। इवन जो BIS है वो IC का भी एक मेंबर है, तो वो नया जब स्टैंडर्ड फार्मुलेट करते हैं तो BIS भी उसमें पार्टिसिपेशन करता है। तो AI का के ऊपर भारत अच्छा काफ़ी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है IC कमेटी में। जो नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो मतलब वो वस्तुओं के साथ बाजार के साथ साथ फिर वो स्टैंडर्ड्स भी नए तरह से तय किए जा रहे हैं। और ये जो सारी बातचीत हम कर रहे हैं, इस सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो मैं कहूँगी जागरूकता का है। तो इसके लिए BIS क्या कुछ करता है? हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ में और जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जी, जैसे IITs है, NITs है और गवर्नमेंट यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये IIM वगैरह हैं, उनके साथ में MOU किया है। तो जैसा कहा जाता है कि जो छात्र है आज की वो युवा पीढ़ी वो हमारी भविष्य निर्धारित करेगी। तो इनको हमने उसी लेवल पर यानी हम उनको MOU करके उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, उनको BIS के बारे में अवेयर कराते हैं और अलग अलग कंपटीशन लेते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला यानी स्टैंडर्ड किस तरह से बनाया जाता है, फिर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, फिर वाद विवाद प्रतियोगिता है, इस तरह से अलग अलग। और तो फिर अवेयरनेस के लिहाज से वो स्टूडेंट्स को उसके अलावा जो बच्चे हैं 9वीं से लेके 12वीं तक, वहाँ स्कूलों में हमने स्टैंडर्ड्स क्लब यानी इस्टेब्लिश किए हैं। वहाँ पर बच्चों को ISMR के बारे में बताया जाता है, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, BIS के रैप के बारे में बताया जाता है, हॉलमार्किंग के बारे में बताया जाता है। तो ये जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो आज अभी से उनको हम लोग अवेयर करते हैं। और जो पब्लिक का है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में पब्लिश करते हैं, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में करते हैं। फिर इंडस्ट्री के लिए हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी रिसेंटली हमने ये जो आशा वर्कर्स वगैरह है उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया है। और पिछले बार हमने ये गांव के लेवल पर, देहात के लेवल पर, वहाँ के जो पंचायत के जो मुखिया है उनके लिए प्रोग्राम किए हैं BIS के बारे में। फिर DLO यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, उनके तो मतलब अलग अलग स्तर पे ग्रामीण, शहरी और इस तरह से प्रोग्राम अवेयरनेस को लेकर किए जाते हैं। कार्यक्रम के आखिर में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर उपभोक्ताओं को और मैन्युफैक्चरर्स को भी? उपभोक्ताओं को मैं सूचना देना चाहूँगा कि भाई आप जब भी प्रोडक्ट करें तो ISMR को प्राधान्य दें। कंपलसरी है तो बिल्कुल ISMR की लें।
पक्की रसीद लें और उसके बाद में कुछ आपको क्वालिटी के बारे में कुछ अगर इशू आ रहा है तो उसको आप कंप्लेन करें। इवन आपका हॉलमार्किंग जो आइटम है हॉलमार्क के, क्योंकि देश में 270 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी कंपलसरी हॉलमार्क के इसमें आ गए, दायरे में आ गए हैं भारत सरकार के जो ऑर्डर है उसके लिए। और दूसरा आप गुणवत्ता को अपने वैल्यू से यानी प्राइस से कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि कभी जैसे हेलमेट है और ISI मार्क आपको हेलमेट कुछ अगर X प्राइस में मिल रहा है और जो नॉन ISI है वो X-Y में मिल रहा है, तो आप ISI ही लीजिए, क्योंकि सुरक्षा डायरेक्टली सुरक्षा से रिलेटेड है। तो ISI मार्क प्रोडक्ट लीजिए, ISI हॉलमार्क प्रोडक्ट लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले CRS वाला जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है और जिसका जो हमारा लोगो है इन्वर्टेड 8 है, 8 जो इंग्लिश का 8 रहता है वो है, वो लीजिए और उसको उपयोग कीजिए। BIS केयर ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये BIS केयर ऐप में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, ये इन तीनों चिन्हों के अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है जो आप उपभोक्ता की उपयोगी होती है। जी बिल्कुल, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो हेमंत जी बता रहे थे BIS केयर ऐप है जहाँ पर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स और किस तरह का सर्टिफिकेशन है उससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, और जहाँ पर जीवन की बात है, सुरक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, वहाँ पर पैसे से ज़्यादा गुणवत्ता को तरजीह देना चाहिए। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।